नमस्कार। आज हम कोशिका मृत्यु सेल डेथ के एक बहुत ही खास और ज़रूरी तरीके पर बात करेंगे जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। हाँ, ये एक तरह की प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। हमारे पास कोशिका मृत्यु मूल बातें और रूप विज्ञान से कुछ जानकारी है, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि एपोप्टोसिस क्या है, ये नॉर्मली कब होता है, बीमारियों में इसका क्या रोल है और ये दिखता कैसा है। इसे कोशिकाओं का सुसाइड प्रोग्राम भी कहा जाता है ना, लेकिन ये ज़रूरी भी है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ये बहुत ज़रूरी और साफ सुथरा तरीका है सेल डेथ का। इसका नाम ग्रीक शब्द से है जिसका मतलब है गिरना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एपोप्टोसिस मतलब ये है क्या असल में? देखिए, एपोप्टोसिस सेल डेथ का एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीका है। इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर ही कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम्स। हाँ, इन्हें कैस्पेजेस कहते हैं। ये एक्टिवेट होकर कोशिका के अपने ही जीनोमिक डीएनए और प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ओके। फिर कोशिका सिकुड़ती है और छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड टुकड़ों में बंट जाती है। इन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब झिल्ली से घिरे हुए। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी बाहरी झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो इंटैक्ट रहती है, फटती नहीं। अच्छा, तो कोशिका का सारा कचरा बाहर नहीं फैलता जैसे नेक्रोसिस में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन एपोप्टोटिक बॉडीज की सतह पर कुछ ऐसे सिग्नल आ जाते हैं जिन्हें फैगोसाइट्स पहचान लेते हैं। फैगोसाइट्स मतलब वो कोशिकाएं जो सफाई का काम करती हैं। हाँ हाँ, सफाई वाले सेल्स। वो फौरन इन एपोप्टोटिक बॉडीज को पहचान कर निगल लेते हैं और पचा जाते हैं। और क्योंकि सब कुछ झिल्ली के अंदर बंद रहता है और तुरंत साफ हो जाता है, तो आसपास कोई लीकेज नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन नहीं होती। ये तो कमाल है। मतलब इतनी सफाई से भी सेल डेथ हो सकती है? पर यह सामान्य रूप से कब होता है? क्या ये हमेशा किसी प्रॉब्लम का संकेत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में अपोप्टोसिस सामान्य शारीरिक कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण के विकास के समय? हाँ, जब भ्रूण बन रहा होता है तो बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं जिनकी बाद में जरूरत नहीं होती, जैसे हाथ पैर की उंगलियों के बीच की कोशिकाएं। अपोप्टोसिस उन्हें हटाता है ताकि उंगलियां अलग हो सकें। अंगों को सही शेप देने में भी मदद करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मिटाना नहीं बल्कि एक तरह से शरीर को गढ़ने में भी मदद करता है। बिल्कुल। इसके अलावा हार्मोन्स पर निर्भर अंगों का सिकुड़ना, जैसे माहवारी में एंडोमेट्रियम का झड़ना, मेनोपॉज में ओवेरियन फॉलिकल्स का खत्म होना या ब्रेस्ट फीडिंग बंद होने पर स्तन का वापस छोटा होना, इन सब में अपोप्टोसिस का रोल है। और जो कोशिकाएं तेजी से बनती बिगड़ती हैं, जैसे हमारी आंतों की लाइनिंग में या बोन मैरो में, वहां भी पुरानी या फालतू कोशिकाओं को हटाने के लिए एपोप्टोसिस होता है। पर इम्यून सिस्टम में भी इसका जिक्र था। हाँ, इम्यून सिस्टम में ये उन लिम्फोसाइट्स को हटाता है जो गलती से शरीर के अपने ही सेल्स पर हमला कर सकते हैं, या फिर उन न्यूट्रोफिल्स को हटाता है जिनका काम इन्फेक्शन से लड़ने के बाद पूरा हो गया है। समझ गया। तो ये शरीर के नॉर्मल फंक्शन और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन फिर बीमारियों से इसका क्या कनेक्शन है? बीमारियों में भी एपोप्टोसिस का अहम रोल है। अक्सर ये कोशिका को या शरीर को बड़े नुकसान से बचाने के लिए होता है। बचाने के लिए? कैसे? जैसे मान लीजिए कोशिका का डीएनए डैमेज हो गया, रेडिएशन से, किसी दवा से या फ्री रेडिकल से। अगर ये डैमेज ठीक नहीं हो सकता तो एपोप्टोसिस उस कोशिका को खत्म कर देता है, ताकि वो कैंसर सेल ना बन जाए और बिल्कुल खतरनाक म्यूटेशन ना हो हाँ। जाए। इसी तरह अगर कोशिका में प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हो रहे, मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बन रहे हैं, जिससे ईआर स्ट्रेस होता है। ईआर स्ट्रेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला। हाँ, वही। तब भी अपोप्टोसिस हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस में भी, जैसे कुछ वायरस, एचआईवी या एडिनोवायरस, वो खुद अपोप्टोसिस शुरू करवाते हैं। या फिर हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे सीटीएल्स यानी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, वो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को अपोप्टोसिस के जरिए मार देते हैं। अच्छा, जैसे वायरल हेपेटाइटिस में। हाँ, बिल्कुल। और यही सीटीएल्स कैंसर सेल्स को भी अपोप्टोसिस से मारते हैं। एक और उदाहरण है, अगर किसी अंग में कोई डक्ट, कोई नली बंद हो जाए, जैसे पैंक्रियास, पैरोटिड ग्लैंड या किडनी में, तो उस अंग की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिसे एट्रोफी कहते हैं। उसमें भी अपोप्टोसिस होता है। ये तो काफी वाइड रेंज है। अब ये जानने में दिलचस्पी है कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये दिखता कैसे है। आपने कहा कोशिका सिकुड़ती है।
हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये सबसे साफ दिखता है। पहला बदलाव है सेल श्रिंकेज। कोशिका छोटी हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा, डेंस और ज्यादा गुलाबी मतलब इओसिनोफिलिक दिखता है। अंदर के ऑर्गेनेल्स ठीक रहते हैं पर पास पास आ जाते हैं। नेक्रोसिस से बिल्कुल उल्टा, जिसमें सेल सूजता है। एग्जैक्टली। दूसरा और सबसे कैरेक्टरिस्टिक बदलाव है क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ये इसकी पहचान है। क्रोमैटिन कंडेंसेशन? हाँ, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन वो सिकुड़कर किनारों पर जमा हो जाता है, घने पिंड जैसा, और न्यूक्लियस खुद भी टुकड़ों में बंट सकता है। ओके, सिकुड़ना, फिर क्रोमैटिन का कंडेंस होना, इसके बाद कोशिका की सतह पर छोटे छोटे उभार बनते हैं, बुलबुले जैसे। इन्हें साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स कहते हैं। फिर ये टूटकर अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। वही एपोप्टोटिक बॉडीज जिन्हें फैगोसाइट्स खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इन बॉडीज में साइटोप्लाज्म, कुछ ऑर्गेनेलेज और कभी-कभी न्यूक्लियस के टुकड़े भी हो सकते हैं। और जैसा हमने कहा, मैक्रोफेजेस या दूसरे फैगोसाइट्स इन्हें बहुत तेजी से पहचान कर निगल लेते हैं बिना कोई इन्फ्लेमेशन किए। तो क्या इसे नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से देखना आसान है, जैसे एचएनई स्टेनिंग में? एचएनई स्टेनिंग में एपोप्टोटिक सेल दिख सकता है, गोल या अंडाकार, साइटोप्लाज्म गहरा गुलाबी, इंटेंसली इओसिनोफिलिक और न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के घने टुकड़े। लेकिन चैलेंज ये है कि ये सब होता बहुत तेजी से है और सफाई भी फौरन हो जाती है। अच्छा, तो वो जल्दी गायब हो जाते हैं? हाँ, तो हो सकता है कि जब आप टिश्यू सैंपल देखें तो आपको बहुत कम एपोप्टोटिक सेल्स मिले, और क्योंकि कोई सूजन नहीं होती तो आसपास के टिश्यू में भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिखता, इसलिए इन्हें मिस करना आसान है, खासकर अगर आप नेक्रोसिस ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी? बिना सूजन वाली ये सामान्य विकास, टिश्यू के बैलेंस और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। और बीमारियों में ये डैमेज्ड, इन्फेक्टेड या खतरनाक सेल्स को हटाने का काम करती है। बिल्कुल। दिखने में इसके खास फीचर्स हैं सेल का सिकुड़ना, क्रोमैटिन का कंडेंस होना, एपोप्टोटिक बॉडीज बनना और फिर बिना सूजन के फेगोसाइटोसिस। ये नेक्रोसिस से बिल्कुल अलग है, प्रक्रिया में भी और नतीजों में भी। बहुत बढ़िया। तो ये थी एपोप्टोसिस पर हमारी आज की चर्चा। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। सोचिए, अगर हम इस कंट्रोल डेथ की प्रक्रिया को और बेहतर समझ पाएं, तो क्या हम इसे बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे क्या कैंसर सेल्स में एपोप्टोसिस को जानबूझकर शुरू किया जा सकता है, या फिर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी स्थितियों में जहां सेल्स मर रहे होते हैं, क्या वहां एपोप्टोसिस को रोका जा सकता है ताकि जरूरी सेल्स बच जाएं? ये तो भविष्य के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये भविष्य की थेरेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा हो सकती है। इस पर आगे और विचार करने की जरूरत है।